हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों। देखो अभी लाइव लिया था मैंने, तो उसमें नेटवर्क इशू था, जिस वजह से वो लाइव नहीं आ पाई थी, वीडियो अटक अटक के चली थी। तो इस वजह से मुझे इस क्लास को आपके लिए रिकॉर्ड करना पड़ा है और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता कि आपके लिए इन सभी क्वेश्चनों का कोई नुकसान हो। तो लाइव हो या रिकॉर्ड हो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आपको पूरे मिलेंगे। देखो लाइव में ये होता है कि साथ ही साथ देखते चलते हैं, रिकॉर्ड में ये है कि उसे बाद में देखते हैं, ठीक है। लेकिन कंटेंट वही है, उसी तरह से पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझने की कोशिश करना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इसमें सभी, ठीक है। दृष्टि एनसीईआरटी की ये थ्रू क्वेश्चन की बुक है और काफ़ी अच्छी है, सभी को करना अच्छे से। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। सर्वाहारी यानी जो सब कुछ खाता हो वो कौन है। देखो एक होते हैं शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी और एक होते हैं सर्वाहारी। शाकाहारी उसे कहते हैं जो केवल शाक खाते हैं, यानी हरे पेड़ पौधे पत्तियां वगैरह जो खाते हैं उनको कहते हैं शाकाहारी। और मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं। एक चीज़ याद रखना, देखो मांसाहारी कभी शाक नहीं खा सकता है और शाकाहारी कभी मांस नहीं खा सकता है। जान चली जाएगी, पर मांसाहारी शाक कभी नहीं खा सकता है। कभी आपने गाय को देखा है, जैसे गाय शाकाहारी है, कभी गाय भैंस वगैरह जो होती हैं कभी मांस खाते हुए देखा है। आप कभी भी उनके सामने मांस पटक देना, कभी खा नहीं सकती हैं। जैसे शेर चीता वगैरह जो मांसाहारी होते हैं, उनके सामने कभी आप शाक पटक देना, वो कभी शाक नहीं खा सकते हैं। जान जा सकती है, लेकिन जो खाते हैं वही खाएंगे वो। लेकिन जो सर्वाहारी जो होते हैं, सर्वाहारी वो दोनों खा लेते हैं। जैसे मनुष्य को आप किस में शामिल करोगे, क्या मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी है, बताइए। तो देखो जब तक आप इसका आंसर बताइए, निम्नलिखित में से सर्वाहारी की श्रेणी में कौन आता है। शाकाहारी, मांसाहारी या इन दोनों में से दोनों गुण वाले। तो देखो दोनों ही आएंगे, यानी जो मांस भी खाता हो और शाक भी खाता हो उसको कहेंगे हम शाकाहारी। समझ सकते हो, ठीक है। जो केवल शाक खाता है शाकाहारी, जो केवल मांस खाता है मांसाहारी, और जो दोनों को खाता है वो आपका सर्वाहारी। तो नेक्स्ट देखो, अब मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं। क्यों करती हैं जो मधुमक्खियां हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है, क्या इस वजह से। एक सेकंड, क्या फूल और उनका जो मकरंद है वर्ष में कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है, इस वजह से जो मधुमक्खियां हैं मकरंद एकत्रित करती हैं। या मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, या इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता। बताओ। देखो शहद तो बाद में बनता है, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, क्या उसमें स्टार्टिंग से शहद होता है, नहीं। जब वो देखो फूल और उनका मकरंद जो है वो इकट्ठा करती हैं, ठीक है, तभी तो शहद बनेगा। तो ये क्यों करती हैं, क्योंकि फूल और उनका जो मकरंद है वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है, ठीक है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका जो मकरंद है वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, बताओ इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जा सकता है। देखो सभी, देखो मैं बार बार कहता हूं अब आपसे कि ये जो पॉइंट होते हैं की पॉइंट, इन सभी को ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि जैसे सभी लग जाए, केवल लग जाए, मात्र लग जाए, भी लग जाए और कुछ भी नहीं, इस तरह के अगर पॉइंट लग जाएं तो उस स्टेटमेंट को गलत होने की संभावना अधिक हो जाती है, ठीक है। ये गलत है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो देखो ये सही है। जैसे आपने सरसों को देखा होगा, सरसों
तो इसमें पत्तियों को पेड़ पौधे खा लेते हैं, और इसका जो दाना होता है यानी इसका जो बीज होता है उसको तेल के रूप में निकलता है, तेल बनता है उससे, और उसकी खल भी बन जाती है, तो वो भी खाने के काम आता है। तो 2 भाग हो गए। इसी तरह से और भी हैं जिन सभी के 2 भाग खाने में प्रयोग किए जाते हैं, 2 से अधिक भी। कौवा मांसाहारी जीव है क्या? कौवा देखो, आपने देखा होगा मांस तो खाता ही है, क्या इसके बाद ये शाक नहीं खाता है? देखो आपके यहाँ गांव में जैसे सभी जगह श्राद्ध होते हैं, अधिकतर जो पूर्वजों के होते हैं, यानी आपके जो पूर्वज होते हैं, तो उस टाइम देखा होगा कि घरों में जैसे पूड़ी वगैरह, खीर फीर वगैरह उनके लिए बनती हैं, ठीक है। तो जब उनको यानी उनके लिए श्राद्ध के रूप में पत्ते डालना बोलते हैं, उसे पत्ते पर रख करके रखते हैं, तो कौवा वगैरह जब आ जाते हैं तो सब कुछ खा जाते हैं। या फिर कौए के सामने आप पटक दो कुछ भी, रोटी या कुछ भी पटक दो तो ये खा जाते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो कौवा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, तो इस वजह से इसे सर्वाहारी कहते हैं हम, ठीक है। तो इसी वजह से समझ सकते हो ये भी गलत है। तो इसमें गलत कौन कौन से हैं? 2 और 4। इसमें जो गलत है वही पूछा है, 2 और 4 होना चाहिए इसमें गलत। पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है, सभी की नहीं है, ऐसा नहीं है। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं, सही है। इसमें कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, तो देखो इसमें गलत 2 और 4 है, समझो। इसमें सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जाता, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। सरसों की पत्तियों तथा बीज का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक सर्वाहारी जीव है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें आपको सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। मिलाइए क्या होगा। देखो शेर एवं बाघ, शेर एवं बाघ किस तरह के जीव हैं, क्या खाते हैं, पहले तो ये बताओ। शेर और बाघ क्या खाते हैं? तो देखो मांस खाते हैं। आपने कभी देखा है कि शेर और बाघ कभी शाक खाते हो? तो देखो शेर और बाघ हो जाएंगे दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। शाकाहारी केवल शाक खाते हैं, यानी पादप और पादप उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी जो होते हैं। पालक फूलगोभी क्या है? पालक फूलगोभी तो सब्जी है, ठीक है। दूध, पनीर, घी, दही सभी जंतु उत्पाद हैं, जंतुओं के और जंतुओं से ही बनते हैं ये, ठीक है। दूध, पनीर, घी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 3 4 1 2, 3 4 2 1। एक सेकंड, पालक सब्जियां हैं, 3 4 1 2 होना चाहिए ना, 3 4 1 2 सही है, ये रहा ऑप्शन सी। देखो ये सब आपके सामने दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बताओ। अब देखो पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया, अब दूसरा टॉपिक रहेगा आपके सामने भोजन के घटक। इसमें देखते हैं भोजन के घटकों को। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं? भोजन के पोषक तत्वों में कौन कौन से सम्मिलित हैं बताइए। खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे यानी रुक्षांश, बताओ इन तीनों में से कौन से जो घटक हैं भोजन के घटक हैं, बताइए। देखो भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे यानी रुक्षांश और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, तो क्या ये सही होगा बताइए। इसमें कौन सा सही होगा आपके हिसाब से बताओ। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा केवल 1 और 2 होने चाहिए, यानी भोजन के पोषक तत्वों में विटामिन और खनिज लवण, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्योंकि देखो ये जो भोजन में आहारी रेशे हैं रुक्षांश और इसके अलावा जल भी होते हैं, लेकिन रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। तो इसमें पूछा है हमें पोषक तत्वों में किसको शामिल करते हैं, तो हम विटामिन और खनिज लवण इन दोनों को करते हैं इसमें।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 6, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें कार्बोहाइड्रेट वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। क्या ये सही है? यानी कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो बताओ इन तीनों में कौन सा सही होगा? तो देखो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखो ये भी ठीक है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक होते हैं। तो समझ सकते हो तीनों ही कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। जानो इसमें तीनों कथन सही हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। देखो अभी बताया था ना पोषक पदार्थों में ये रुक्षांश जो है पोषक पदार्थों में नहीं आता है, लेकिन ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बताइए। अमीनो अम्ल, मंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टार्च, शर्करा कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो देखो इसमें मंड है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, शर्करा भी है, लेकिन ये जो अमीनो अम्ल है ये क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। ठीक है, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 और 3। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट यानी मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं, याद रखना। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये बताओ। देखो वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या ऐसा हो सकता है? वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। देखो संतुलित आहार समझते हो? संतुलित आहार में जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट है इसका अनुपात होना चाहिए। इसका जो अनुपात होता है संतुलित आहार का, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा, अगर इन तीनों का आपसे अनुपात पूछा जाए तो क्या होगा? देखो कार्बोहाइड्रेट 5, प्रोटीन 1 और वसा भी 1, ये अनुपात होता है इन तीनों का। या फिर आप ऐसे लिख दो, बीच में कार्बोहाइड्रेट कर सकते हो, कैसे भी लिख दो, ठीक है, पर मैंने बता दिया ये अनुपात होता है इन तीनों का। और देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और क्या होता है? प्रोटीन, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन। इसका अनुपात क्या होता है? इसमें कार्बन 1, हाइड्रोजन इसमें 2 और ऑक्सीजन 1। तो ये अनुपात होता है इसका, समझ लेना इसको। ये पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात तो 5:1:1 होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट में होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और प्रोटीन होते हैं, इनका अनुपात होता है 1, 2 और 1। ठीक है, याद रखना। तो देखो भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है।
देखो वसा यानी फैट अधिक होगा शरीर में तो मोटापा होगा, और जो जिसमें फैट यानी फैट कम होता है यानी वसा कम होती है तो वो पतले हो जाते हैं, उसमें यानी फैट कम हो जाता है। तो देखो ना तो फैट अधिक अच्छा होता है ना कम, कोई भी चीज़ ना अच्छी अधिक होती है ना कम अच्छी होती है, उसी हिसाब से संतुलित तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अत्यधिक मात्रा इसकी मोटापे का कारण ही बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। क्या ऐसा हो सकता है? तो देखो समान मात्रा कार्बोहाइड्रेट वसा की तुलना में नहीं होगा, ये ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पर होता कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पर होता वसा, तो ये सही होता। यानी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, ये होता सही। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। इसका 1 और 2 सही है, ओनली ऑप्शन बी। ठीक है, देखो सामने दिया हुआ है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, तो इस वजह से सही है ये। नेक्स्ट देखो, ये बताओ पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोषक तत्वों के अलावा जल भी होता है भोजन का हिस्सा। ठीक है, पोषक तत्व तो होते ही होते हैं, इसके अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो बताओ कौन सा सही होगा इसमें से? तो देखो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। ठीक है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। देखो जिसको पसीना नहीं आता हो यानी बहुत कम पसीना आता है तो वो बीमारी से ग्रसित हो सकता है, या फिर उसके शरीर से बदबू वगैरह ये आ सकती है, क्योंकि जो शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें ये जो जल है मूत्र के माध्यम से और पसीने के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। याद रखना जल अधिक से अधिक मात्रा में पीना चाहिए, और इसलिए मैं भी पी रहा हूं, आप भी पी लो। क्योंकि जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकलने चाहिए, अगर रुक गए तो बदबू आएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी। देखो सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट, ये बताओ, एक सेकंड, पीछे वाला कौन सा था? हाँ बताओ, ये बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। इसमें आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। देखो विटामिनों का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, सभी विटामिनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और विटामिन के रासायनिक नाम भी देखने हैं। जैसे देखो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एक साइड में देखो ये रोग है, एक साइड में इसके नाम है। विटामिन ए से होता है दृष्टिहीनता, या इसे कह सकते हो रतौंधी। ठीक है, और इसको रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन B1 इसको क्या कहते हैं? इसको थायमिन कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से होता है बेरी। देखो बी इसमें दिया हुआ है तो इसमें भी बी आएगा स्टार्टिंग में, तो आसानी होती है इस तरह से करने में। ठीक है, थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी, इसका एस्कॉर्बिक अम्ल है ये। ठीक है, विटामिन सी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो स्कर्वी होता है इससे। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन डी, और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, ये ना बताना। ठीक है, इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स। तो देखो ए का 3,
बी का 1, सी का 4 और 2, 3 1 4 2। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसमें समझो, देखो एक ही कमी से दृष्टिहीनता यानी रतौंधी होता है। कमजोर दृष्टि यानी अंधेरे रात में कम दिखाई देता है। रतौंधी में क्या होता है कि कमजोर तो आपकी दृष्टि हो जाती है, जिस वजह से अंधेरे में या फिर रात में कह सकते हो तो कम दिखाई देता है। कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है इसमें। और रतौंधी के जो लक्षण हैं, ये सभी रतौंधी के लक्षण हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण हैं। यानी अगर किसी को बेरी हो गया है, विटामिन B1 की कमी हो गई है, तो उसमें दुर्बल पेशियां हो जाएंगी और काम करने की जो ऊर्जा है उसमें कमी आ जाएगी। देखो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और इसमें मसूड़ों से खून निकलता है। इसके अलावा घाव भरने में अधिक समय लगता है। तो याद रखना, विटामिन सी की मात्रा जो होती है अगर शरीर में कम हो जाएगी, अगर आपके शरीर में कोई घाव लगेगा तो उसको भरने में काफ़ी टाइम लगेगा। यानी विटामिन सी जो है घाव को भरने में काफ़ी मदद करती है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसमें अस्थियां मुलायम होकर के मुड़ने लगती हैं। जैसे बच्चों की देखी होंगी, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं, क्योंकि उनके पास जो है, यानी ये समझ लो कि अभी वो बच्चे हैं, इस वजह से नवजात है ना। ठीक है। तो उनकी अस्थियां जो हैं, अस्थियां ये मुड़ जाती हैं। विटामिन डी उनमें भरपूर मात्रा में नहीं हो पाती है। नेक्स्ट देखो, ये बताओ, वो ये हो गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी घाव बनने में सहायता करता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था विटामिन सी घाव को भरने में मदद करता है, ना कि बी। ठीक है। तो इस वजह से जवाब इसका यही हो जाएगा। देखो ए, सी और डी सही है, परंतु बी गलत है, क्योंकि बी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है और घाव बनने में विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो यानी विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। ठीक है। गर्म करने पर जो विटामिन सी है वो नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखो एक साइड में खनिज लिखे हुए हैं और एक साइड में उनकी कमी से होने वाले रोग लिखे हुए हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय रोग होता है। बताइए। देखो कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है। दंत क्षय, अस्थियां एवं दंत क्षय से, अस्थियों और दंत क्षय से संबंधित विकार हो जाता है कैल्शियम से। तो पहला सही है। आयोडीन की कमी से घेंगा होना चाहिए। ये क्या होगा इसमें? घेंगा या गोइटर रोग कहते हैं इसे। ये रोग हो जाता है। ये बिल्कुल ठीक है इसमें भी। ठीक है। इसमें गर्दन की ग्रंथियों का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण हैं। बच्चों में तो मानसिक विकलांगता और वयस्कों में गर्दन की ग्रंथि का फूलना। ठीक है, समझ सकते हो इसे। देखो लोहे की कमी से दंत क्षय होता है क्या? गलत हो जाएगा। देखो लोहे की कमी से अरक्तता, इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। क्या हो जाता है? अरक्तता। लोहे की कमी से अरक्तता हो जाता है, तो इस वजह से ये गलत है। तो इसका सही क्या पूछा है, कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 2। नेक्स्ट देखो, ये बताओ मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? मानव शरीर में जो धीमी वृद्धि है वो किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन, विटामिन, वसा और
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि है वो प्रोटीन की कमी के कारण होती है, इसी वजह से प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। यदि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो तीसरा टॉपिक है तंतु से वसा तक। ठीक है, वसा तक होगा क्या, वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। देखते हैं आगे क्या होता है। एक सेकंड, ये टॉपिक क्या है। तंतु से वस्त्र तक, वस्त्र होगा ये, वस्त्र ना कि वसा तक। ठीक है, ये देखो मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है। ये मैंने बता दिया पिछला क्वेश्चन, ये बताइए अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताओ। देखो धागा होना चाहिए, तागा कह दो या धागा, पतले तंतुओं से मिलकर के बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, बताइए, बताओ। देखो तागा अनेक तंतुओं की पतली पतली लड़ियों से मिल करके बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। जूट किसके रेशे हैं, पटसन के। और पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है, इसे पाट या पटुआ कहते हैं। ठीक है, रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। इनमें रेशम तंतु जो है रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ठीक है, तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त होती है। ठीक है, ऊन जो है भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त होती है। रुई जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। और इसमें यह कैसे गलत है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, इसमें दिया है जूट पटसन के रेशे होते हैं। किसके, पटसन के। और इसमें दिया है नारियल का बाहरी आवरण, तो यह गलत है इसमें। ठीक है, समझ गए होंगे, बाकी सब सही दिए हुए हैं। ये देखो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताइए। देखो ये फ्लेक्स यानी जूट, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेशम तंतुओं में से उपर्युक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। देखो कपास, जूट यानी फ्लेक्स, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है, और ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं होते हैं संश्लिष्ट रेशे कहलाते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। पॉलिस्टर, नायलिन और एक्रिलिक। देखो एक्रिलिक, नायलिन और पॉलिस्टर, तो ये तीनों हो जाएंगे किसके, संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण। 2, 3, 4, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये बताओ क्या सही जवाब क्या होगा। भारत में पटसन यानी जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, कहां पर की जाती है। बताइए, भारत में जूट यानी पटसन की खेती कहां पर की जाती है।
देखो ये सामान्य विज्ञान का दृष्टि एनसीईआरटी का यानी भाग फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है अभी ये। इसी तरह से इसमें 25-30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी होंगे इसमें, 1000 के आसपास क्वेश्चन करा दूंगा आप सभी से। ठीक है, तो बताओ इसमें भारत में पटसन की खेती कहाँ पर की जाती है। देखो पटसन की खेती कहाँ पर की जाएगी, जहाँ पर पानी अधिक मात्रा में होगा, जहाँ पर नदियाँ होंगी। तो समझ सकते हो किस साइड में नदियाँ और पानी की मात्रा अधिक है, तो गंगा या यमुना का जो मैदान है उस क्षेत्र में, तो उसी क्षेत्र में की जाती है। और उसमें भी सबसे अधिक कहाँ की जाती है, पश्चिम बंगाल में। तो देखो पश्चिम बंगाल में की जाती है, क्या केरल में की जाती है पटसन की खेती। देखो भारत में पटसन की खेती जो है वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। तो केरल कहाँ पर है, कहाँ पर पड़ता है आपका, केरल पड़ता है पश्चिमी तट पर, मालाबार तट जो जहाँ है पश्चिमी तट पर, पश्चिमी राज्य है ये भारत का, दक्षिण पश्चिमी राज्य यानी दक्षिणी राज्य कह सकते हो इसे। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि जो दक्षिण भारत की अधिकतर नदियाँ हैं वो मौसमी नदियाँ हैं, इस वजह से भी। देखो ये सही और ये, तो 1, 3 और 4 हो जाएगा, ये ठीक है। बंगाल, बिहार और असम में मुख्य रूप से की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। पटसन यानी जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं, रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो इन तीनों में से बता दो कौन सा सही है। देखो सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, पटसन यानी पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं, यानी पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा करके रखते हैं, पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा करके रखते हैं। जल में डुबाने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, यानी रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई की। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं, ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो देखो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम कताई। ठीक है, तो कौन कौन से सही हो जाएंगे, तीनों ही सही हैं इसमें, 1, 2 और 3। अब देखो चौथा टॉपिक है वस्तुओं के समूह बनाना। बताओ निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू, बताइए इनमें से जल में विलय है। सार्वभौमिक विलयन कहते हैं जल को, याद रखना। किसको कहते हैं, सार्वभौमिक विलयन जल को। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस। तो समझो इसमें कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, गैस और जल में घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ जल में विलीय पदार्थ गैस कहलाते हैं। एक सेकंड, क्या लिखा हुआ है इसमें, कुछ पदार्थ गैस जल में क्या पूछा है इसमें, जल में विलीय। कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ जल में विलीय पदार्थ गैस कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सिरका तथा कुछ पदार्थ जल में नहीं घुल यानी ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलीय है। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस, ठीक है। जल में देखो, जल में तो ऑक्सीजन होती ही है, सिरका भी घुल जाता है, नींबू का रस भी घुल जाता है जल में। ठीक है, कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ जल में अविलेय कहलाते हैं। मिट्टी का तेल जो है जल में नहीं घुलता है। देखो मिट्टी के तेल को आप जल पर डालोगे तो देखा होगा जल के ऊपर आ जाता है। और देखो कभी देखा हो आपने, किसी जल में आपने मिट्टी का तेल डाल दिया और उस पर मच्छर बैठ गया तो वो डूब जाता है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी का तेल है उसका जो यानी उसका जो घनत्व है
वो पानी के जल से, पानी से यानी पानी से कम होता है, उसका घनत्व तो कम होता है, जिस वजह से वो जो मच्छर वगैरह हैं वो अंदर चले जाते हैं और फिर डूब जाते हैं। अगर पानी पर रहते हैं तो घनत्व तो अधिक है उसका, वो डूब नहीं पाते हैं। जैसे आपने समुद्र का पानी देखा होगा, तो समुद्र के पानी में नदियों के पानी की अपेक्षा या तालाबों की अपेक्षा तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि उसका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। घनत्व का मतलब समझ रहे हैं आप, कि उसके जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं। यानी आप ऐसा समझिए, कोई चीज़ लो, अगर वो बारीक बारीक उसके कण महीन यानी उसके नज़दीक नज़दीक कण, तो उसको आप दबाओगे या फिर उसमें वेट देखोगे, अगर घनत्व तो अधिक होगा तो उसमें वेट भी अधिक होगा। रूप सेम होना चाहिए। एक पदार्थ लो आप जिसका घनत्व तो अधिक है और एक लो जिसका घनत्व कम है, तो देखोगे आप जिसका घनत्व कम है उसमें वजन भी कम पाएगा और उसके अणु दूर दूर होंगे। ठीक है, उसको आसानी से दबाया जा सकता है। जिसके अणु नज़दीक हों तो उसे आप दबा नहीं सकते हो। जैसे ठोस के जो अणु होते हैं उसके अणु सबसे अधिक नज़दीक होते हैं। ठीक है, उसी तरह से द्रव होता है, द्रव के अणु थोड़े उससे दूर होते हैं, लेकिन गैस के तो काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं। तो उसकी गैस की कोई अवस्था नहीं होती है, ना ठोस ना द्रव, कोई सी भी अवस्था नहीं। ठीक है, जिसमें भर देते हैं गैस को उसी का आयतन घेर लेती है वो, नहीं जिसमें रख देते हैं उसी में बन जाती है वो। ना आयतन निश्चित होता है उसका, ना द्रव्यमान निश्चित होता है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस। नींबू का रस भी जल में घुल जाता है, मिट्टी का तेल नहीं घुलता है, सिरका और ऑक्सीजन। 1 2 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4। नेक्स्ट देखो, बताइए क्या हुआ। बताओ, इसको बताओ। क्या होगा इसका सही जवाब बता दो। कि स्टील की प्लेट, तेल का लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच। इनमें से कौन सा या कौन से पदार्थ पारभासी हैं? यानी पारभासी का मतलब ट्रांसपेरेंट, यानी ट्रांसल्यूसेंट। पारभासी नहीं, वो तो पारदर्शी होता है, ये पारभासी है, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट होता है वो। ठीक है, ये होता है पारदर्शी, सॉरी। ठीक है, तो देखो पारभासी, ट्रांसलूसेंट, तो इसमें स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा और कांच। बताइए। देखो वह पदार्थ जिनके पार, आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शी। तथा जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। यानी देखो ट्रांसपेरेंट का अपोजिट, यानी पूछा जा सकता है कि इसका वो बताओ अपोजिट, हानि यानी अपोजिट बताओ, तो ओपेक होता है इसका। ठीक है, याद रखना, ये इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी पूछा जाता है। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहते हैं, यानी ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, देखो इनके आर पार देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन जो ये है ना आपका, कहाँ है ये, क्या लिखा था इसमें, उदाहरण इसमें कुछ लिखा था क्या? यानी ट्रांसपेरेंट का उदाहरण, जैसे कांच होता है, कांच देखा होगा आपने, कांच ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें कांच तो होगा नहीं, कांच को काट दो। और क्या तेल लगा कागज होता है, क्या गत्ते का डिब्बा होता है, स्टील की प्लेट होती है, इसमें दिया है क्या इसमें?
बताइए कौन सा सही होगा इसमें, बताओ। तो देखो इसमें मेरे हिसाब से कौन सा होगा, यानी वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। कांच पारदर्शी है, गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी है। तो देखो गत्ते का डिब्बा भी कट गया, ठीक है। कांच पारदर्शी, गत्ते का डिब्बा जो है ये अपारदर्शी हो गया। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहते हैं। और तेल लगा कागज इसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा। स्टील की प्लेट, स्टील की प्लेट क्या पारदर्शी होती है? देखो ना तो ये पारभासी कह सकते हो इसे, न पारदर्शी कह सकते हो, क्योंकि देखो पारभासी के लिए भी आर पार देखा जाना होना चाहिए, लेकिन स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है इसमें। पारभासी में जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उसमें स्पष्ट देख सकते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट देखो, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही दशा पदार्थ से बनी हैं। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, बताइए। कौन सा हो जाएगा इसमें आपके हिसाब से, बता दो। देखो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, ठीक है। कौन सा सत्य नहीं है? हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हों वो एक ही पदार्थ से बनी हो? देखो हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, ना कि एक प्रकार के पदार्थ से। तो ऐसा तो होगा ही नहीं, ठीक है। समझ सकते हो, दूसरा गलत है इसमें। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, तो पहला इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ। बताओ, देखो पांचवा टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 21, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, बताओ। 43 मिनट। पदार्थों के पृथक्करण यानी सेपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निस्पंदन, बताइए। पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में तो देखो इसमें निष्पादन, निस्तारण, निस्पंदन तीनों ही मिश्रणों से अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन यानी हैंड पिकिंग, चालन सीविंग यानी चालन, अवसादन, थ्रेसिंग और वाष्पन, ये भी मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां हैं, ठीक है। तो पृथक्करण यानी निष्पादन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों ही प्रक्रियाएं हैं ये पृथक्करण की। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। पृथक्करण की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, बताओ। कौन सा सही नहीं है?
तो देखो इसमें पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में जो सही नहीं है उसे करने की कोशिश करते हैं। पहला इसमें मिश्रण, किसी मिश्रण के कणों के आपाम में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन यानी निस्पंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। क्या ये सही है? देखो इधर समझो पहले, चालन प्रक्रिया में चलनी यानी छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चालकर यानी छानकर अलग कर दिया जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन या निस्पंदन कहते हैं। किसी मिश्रण के कणों के आपस में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्पंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। क्या यह सही है? पहला बताओ, क्या यह सही होगा आपके हिसाब से? तो देखो ये सही होगा पहला, यानी किसी मिश्रण के कणों के आपस में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्पंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। तो समझ सकते हो, मैंने अभी बताया था निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के आपस में अंतर का उपयोग किया जाता है। देखो आगे, मिश्रण में जल मिलाने पर बाहरी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है इसमें? रेत और जल के मिश्रण में रेत के बाहरी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उधेलकर पृथक किया जाता है। क्या ऐसा किया जाता है इसमें? यानी दोबारा समझो, मिश्रण में मिलाने पर बाहरी अवयव यानी मिश्रण में जल मिलाने पर बाहरी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, है ना। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उधेड़ने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो इस वजह से ये गलत है। क्या कहते हैं इसको? निस्तारण। और इसमें क्या दिया हुआ है? उधेड़कर। अवसादन की विधि द्वारा जल को उधेड़कर पृथक किया जाता है। क्या अवसादन है ये? अवसादन नहीं होगा, इसमें आना चाहिए था ये निस्तारण। ठीक है, ये गलत है दूसरा। और देखो आगे, इसमें द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, द्रव तथा उसमें अविलीय पदार्थ के अवयवों को निष्पादन करने की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या है? जिस विलयन या सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन या जेल? देखो, जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके, वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, और जिसमें एक सीमा से अधिक घोली जा सके उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इसमें से कोई नहीं? किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलेयता बढ़ती है। अगर विलयन का तापमान बढ़ाओगे तो उसकी विलेयता है वो भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट बताइए क्या होगा? बताओ। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो बता दिया मैंने, बढ़ती है।
ये बताओ। अब देखो छठवां टॉपिक है इसमें हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ये देखते हैं इसमें। बताइए। देखो औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताइए। गर्म होने से, जैसे देखा होगा आपने, जब कोई यानी लोहार के पास जाता है तो जैसे एक चीज समझो, जैसे क्या बोलते हैं, गड़सा बोलते हैं, उसे गड़सा बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं लोहे का सामान, यानी उसमें जो लोहे का सामान बनाते हैं उसमें हत्था काठ का होता है और उसको लोहे वाले को उस काठ के हत्थे में अंदर धंसते हैं, यानी धंसते हैं वो, तो उसमें फिर चोट मार करके उसको ठोक देते हैं। तो उसको जो ये लोहे का भाग होता है इसको गर्म क्यों करते हैं? यानी लोहे में, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होता है? ये बताओ। देखो औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आपाम लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है, यानी लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा छोटा ही होना चाहिए क्योंकि उसी में तो घुसाना है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, यानी अब हत्था आसानी से उसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। ये भी प्रक्रिया है। देखो इसमें मैंने मतलब इससे अलग बता दिया था मैंने, जैसे कुल्हाड़ी बनाने जाते हैं वो गर्म उसको भी करते हैं, जो मैंने हथौड़ा वो गड़सा वगैरह जो बताया था, गड़से के हत्थे में जो जब लगाते हैं उसे गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो है गर्म हो जाता है तो वो मुलायम हो जाता है थोड़ा, ठीक है। फिर उसको चोट मार मार करके उसको बढ़ा देते हैं जिससे वो पतला पतला हो जाए और फिर हत्थे में घुस जाता है। लेकिन ये जो है ये जो औजार बनाते हैं इसमें लोहे का, इसको गर्म इसलिए करते हैं कि जो इसका ये आकार है ये बड़ा हो जाता है, यानी ये फैल जाता है। फैलने के बाद जो लकड़ी का हत्था होता है, जैसे ये मानो कि गोल बना दिया है लोहे का, इसको गर्म कर दिया तो ये फैल जाता है। फैलने के बाद फिर इसको लकड़ी के हत्थे के ऊपर लगा देते हैं या फिर लकड़ी के हत्थे को इसमें अंदर कर देते हैं और जैसे ये ठंडा होता है, जैसे फावड़ा होता है इसका उदाहरण है, ठीक है। कुल्हाड़ी भी है। एक सेकेंड। ठीक है, तो फिर उन्हें इसके लिए प्रयोग कर देते हैं जिससे हम हत्थे पर कस जाता है। और इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी करते हैं, ठीक है। बैलगाड़ी के जो लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए करते हैं वो भी इसी का उदाहरण होता है, ठीक है। तो इसका आकार जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। उपर्युक्त में से कौन परिवर्तन यानी उत्क्रमित किए जा सकते हैं, परिवर्तित किए जा सकते हैं? बताइए। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, कुछ को नहीं। कागज का जलना तथा दूध का दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, यानी ये किसके उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कह सकते हो। जैसे दूध से दही का बनना किसका? रासायनिक परिवर्तन का। देखो रासायनिक परिवर्तन जिसको पूर्व अवस्था में न लाया जा सके, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को अपनी पूर्व अवस्था में न लाया जा सके। और एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जैसे देखो इसमें जल से बर्फ बनती है, बर्फ, फिर ये बर्फ से जल बन जाती है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, यानी उसको पूर्व अवस्था में लाया जा सके ऐसे पदार्थों को जिस परिवर्तन में। देखो जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकते हैं।
यानी नमक का पानी में घुलना, इसको अलग किया जा सकता है। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किया जा सकता है, ठीक है, ये इसके होते। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फिर वो पक जाता है। तो देखो कागज का जलना यानी उत्क्रमित पूछा है इसमें, तो ये नहीं होगा, ना दही दूध होगा, जल होगा, जल नमक का पानी में घुलना, ये हो जाएगा। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ये हो जाएगा। तो 3 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नेक्स्ट बताइए। देखो 7वां टॉपिक है पौधों को जानिए, पौधों के बारे में जानना है इसमें। अब हमें पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सम्मिलित नहीं है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर, स्त्री केसर, मूलांकुर। बताइए पौधों में कौन कौन सा इसमें से शामिल नहीं है? देखो बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर, स्त्री केसर, पुष्प के यानी पुष्प के विभिन्न भाग हैं। पुष्प पूछा है ना, मैंने पौधा बोल दिया वो तो, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बाह्यदल है इसमें, पंखुड़ी, पुंकेश्वर, स्त्री केसर, मूलांकुर। मूलांकुर के बारे में देखो, परागकोश और तंतु पुंकेश्वर के भाग हैं ये। इसमें क्या पूछा है? कौन से पुष्प के निम्नलिखित में से, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सम्मिलित नहीं है? दोबारा देखो, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर, स्त्री केसर, पुष्प के विभिन्न भाग हैं, ठीक है। बाह्यदल है, पंखुड़ी है, पुंकेश्वर है, स्त्री केसर है, ठीक है। इसके अलावा परागकोश, तंतु पुंकेश्वर के भाग हैं। परागकोश किसके भाग हैं? तंतु पुंकेश्वर के। जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड ये किसके हैं? स्त्री केसर के। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीज से। दोबारा समझ लो कि पुष्प के बारे में पूछा है इसमें, तो पुष्प से संबंधित तो ये हो जाएंगे ऊपर वाले, और इसमें परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं। जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड ये स्त्री केसर के भाग हैं। और बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। और देखो मूलांकुर जो है ये बीज से संबंधित है, तो मूलांकुर नहीं है इसमें, ठीक है, यही पूछा है इसमें कौन नहीं है। तो इसमें 5वां केवल डी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 28। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है जो कथन सही नहीं है? देखो पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। पत्तियों में पर्णवृत्त का फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। देखो पत्तियों में सिरा का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। सिरा का प्रतिरूप क्या कहलाता है? पत्तियों में सिरा विन्यास पूछा जा सकता है, ठीक है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है, ठीक है, पहला सही है। पत्ती में वर्णवृत्त का फलक होते हैं। पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं, ठीक है। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं, जलवाष्प का। तो देखो क्योंकि पत्तियां जो है वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण नहीं करती हैं, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निकालती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में, देखो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन लेते हैं पौधे, लेकिन आप देखोगे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ये बड़ी मात्रा में जलवाष्प को निकालते हैं। जल को ये जड़ के माध्यम से ग्रहण करती हैं, ठीक है, और ये निकाल देते हैं फिर, तो इस वजह से ये गलत है। नेक्स्ट, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। देखो तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। ठीक है, बताइए। और इन दोनों में से बताओ कौन सा सही है। देखो दोनों कथनों के बारे में देखो, तना उपर्युक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर के ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। एक सेकंड, रिमोट कहाँ है? ओके, ठंड लग रही है यार। दोबारा समझो, देखो तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तना बिल्कुल सही है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर के ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं पौधे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये दोनों कथन। ठीक है, देखो तने अनेक प्रकार के होते हैं, कठोर, मुलायम। एक सेकंड यार, ये देखो कि तने जो हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, कठोर, मुलायम, कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। नेक्स्ट, जड़ों के, शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखते हैं आगे है क्या। नहीं, लास्ट है, बताओ। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस और आरओ के लिए महत्वपूर्ण है ये स्पेशली। ठीक है, और बाकी सभी एग्जाम में जिस किसी में ये सब आते हो तो वो भी देखें, क्योंकि नॉलेज तो जितनी लोगे उतनी ही बढ़ेगी। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होते हैं। दोबारा समझो कि जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। तो समझो इसमें, देखो इसमें पहला कथन सही दिया हुआ है, दूसरा इसमें गलत है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ या जकड़ा जड़। देखो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये मिला है, इसको अच्छे से नोट करना है। क्वेश्चन बनता है कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की। कौन सी? एक होती है मूसला जड़, एक होती है रेशेदार जड़, या इसे कह सकते हो जकड़ा जड़। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? अच्छा, जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समानांतर सिरा की विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। तो पहला सही है इसमें। देखो जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें क्या कहलाती हैं? सिरा रेशेदार नहीं कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये मूसला जड़ें कहलाती हैं। यहां पर होना चाहिए था मूसला जड़ें। ठीक है, और देखो ये जो है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें ये होंगी रेशेदार जड़ें। तो इस वजह से ये दूसरा गलत है, इसमें सही है केवल एक। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। कैसे लगे सभी क्वेश्चंस बताइए, अपनी राय दो, कमेंट बॉक्स में सब कुछ बताओ अच्छे से। अभी इसकी ये पहली क्लास है, इसी तरह से डेली आएंगे। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की भी आएगी। जियोग्राफी और हिस्ट्री की तो चल ही रही हैं, 4-4, 5-5 क्लासें हो चुकी हैं और सभी प्लेलिस्ट में है। अगर नहीं देखी हैं तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। ठीक है, देखो लाइव चलाने में थोड़ा इशू आ रहा है नेटवर्क का, यानी वाईफाई में दिक्कत है, स्पीड नहीं आ पा रही है, जिससे कि वीडियो आप देख पा रहे होंगे पिछली क्लासों में।
हिटक हिटक के चल रही है, वॉइस तो अच्छी आ रही है उनमें। अगर उसमें आपको थोड़ी दिक्कत लग रही हो, जैसे वीडियो हिटक के चल रही है, लेकिन उसमें मैंने देखा था आवाज़ तो कंप्लीट आई है। अगर आपको सुनना है, उसमें आपको लगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सभी, जो मैंने आपके सामने कल पॉलिटी की क्लास ली थी, तकरीबन 1 घंटे के आसपास है, काफ़ी अच्छी क्लास है, उसमें काफ़ी कुछ मैंने कंटेंट के रूप में उसमें रखा है, तो उसको ले सकते हो। भले ही आप उसको देख करके मत देखो, वॉल्यूम तेज़ करके उसको सुन सकते हो। मैं कहता हूँ आपसे उसमें मज़ा आएगा आपको, कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो उसके बारे में बता देना मुझे, मैं दोबारा से उसको कर दूंगा, यानी या तो रिकॉर्ड के रूप में या फिर नेटवर्क अच्छे हो गए तो लाइव ले दूंगा उसको, ठीक है। पढ़ते रहो चैनल को, और सभी से यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कर दो, और जो कुछ करना होता है सब कुछ कर दो, अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी में डाल दो, ठीक है। और देखो इंग्लिश की क्लास भी चलती है, इंग्लिश की भी लो उसमें। देखो इंग्लिश में आपकी ये समझो कि जो क्लासें होंगी डेली प्रैक्टिस के रूम में होंगी, उसमें सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज। मैं कहता हूँ जितने भी एग्जाम होंगे ना इंग्लिश जिस किसी में आएगी, अगर वो क्लासें आपने कंटिन्यू ले ली तो आप आसानी से करोगे सभी को, ठीक है। मिलते हैं अब अगली क्लास में, जब तक पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो, बाय।